हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिविल एजुकेशन पीसीएस में। संस्कृति आईएएस का हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे हैं आरओ के लिए 27 जुलाई के लिए 100 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, अभी तक प्लेलिस्ट पे मैं अपडेट करता हूँ। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, अभी 3 पार्ट हम लोग कर चुके हैं टेस्ट 1 के लिए। ये पार्ट नंबर 4 रहेगा और इसमें पूरा कर लेंगे। ठीक है, 101 से 200 तक कर लेंगे, क्योंकि ये पूरा ये फुल मॉक टेस्ट है ना, तो इसमें हिंदी के क्वेश्चन भी 141 से 200 तक मिलेगा। ठीक है, तो ये वीडियो भी थोड़ा बड़ा ही हो जाएगा क्योंकि 100 क्वेश्चन रहेंगे इस पार्ट में। तो देखिए, बढ़िया से देखिए, क्योंकि काफी चीजें इसमें सिखाई जाती हैं आप लोगों के लिए। आइए फिर शुरू करते हैं। देखिए 101, देखिए क्या पूछा है, कथन कारण क्वेश्चन है। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति, यहाँ पे देखिए, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एलिजिबल है। देखो यार, यहाँ पे प्रेसिडेंट की और वाइस प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि थोड़ा बहुत फर्क है। हम लोगों ने इलेक्शन भी देखा था, इलेक्टोरल कॉलेज भी देखा था, निर्वाचक मंडल भी देखा था, अलग अलग है दोनों का। ठीक है, तो यहाँ पे भी कंडीशंस थोड़ी सी चेंज है। दूसरा कारण में यहाँ लिखा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। पदेन सभापति यानी एक्स, इंग्लिश में बोलते हैं एक्स ऑफिसियो। वैसे एक्स ऑफिसियो का मतलब समझते हैं? एक्स ऑफिसियो का मतलब ये होता है कि आप वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं, इस वजह से आप ऑटोमेटिकली राज्यसभा के सभापति होंगे। ये मतलब होता है एक्स ऑफिसियो का। पहली बात देखिए, फिलहाल पहली बात में लिखा है कि निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर जब वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एलिजिबल है। देखो यहाँ पे कीवर्ड क्या है, राज्यसभा। आपको बस यही ध्यान देना है कि यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के लिए राज्यसभा का सदस्य होने के लिए एलिजिबल बताया गया है, और अगर वही प्रेसिडेंट की बात होती है तो वहां पे फिर उसको, उस व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। ठीक है, ये किसके केस में? लोकसभा प्रेसिडेंट के केस में, और उपराष्ट्रपति के केस में राज्यसभा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों बातें सही है। यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन। कारण भी एक्सप्लेन कर रहा है, मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन में दिखा दे रहा हूँ, ज्यादा समय नहीं लगेगा। देखो ये प्रेसिडेंट का है, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। जो क्वेश्चन पूछा गया बस वही बात दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यह लिखा है ना, इज क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, यानी लोकसभा का, लोकसभा में इलेक्ट होने के लिए वो एलिजिबल हो, वो व्यक्ति वही चुनाव लड़ सकता है प्रेसिडेंट का। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के केस में लोकसभा हो जाता है, और वाइस प्रेसिडेंट के केस में ये वाइस प्रेसिडेंट का है। आर्टिकल आप देखेंगे इसमें 66, ये आर्टिकल 66 में लिखा हुआ है। अगर वाइस प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी की बात करें इलेक्शन की, तो वो 66 में है। ठीक है, और प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो प्रेसिडेंट की 58 में। ये सारे आर्टिकल याद रखने होते हैं भाई। यहाँ पे क्या लिखा, मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट को क्या बोलते हैं? राज्यसभा। उस व्यक्ति को राज्यसभा में इलेक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए? एलिजिबल होना चाहिए, वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। क्लियर? चलिए, तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए राज्यसभा हो गया, प्रेसिडेंट के लिए लोकसभा हो गया। आइए वापस क्वेश्चन पे, 102 देखें। निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो इनमें से ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये भी वाइस प्रेसिडेंट रहे। शंकर दयाल शर्मा, ये भी वाइस प्रेसिडेंट रहे। के आर नारायण, ये भी वाइस प्रेसिडेंट रहे। ठीक है, दो को हटा दीजिए। नीलम संजीव रेड्डी, ये वाइस प्रेसिडेंट, इनका नहीं था, तो यहाँ पे 134 हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखें 103। कट रहा है क्या इंग्लिश का? चलिए 103 में भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में बताइए कौन सा गलत है, ये बताना है। भारत के प्रधानमंत्री अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं ना, प्रेसिडेंट करते हैं। आर्टिकल 74, आर्टिकल 75 पढ़ा कीजिए। ठीक है, आर्टिकल 75 बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, 75(3) तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो सामूहिक रूप से लोकसभा की प्रति उत्तरदायी बोला जाता है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, वो 75(3) में है। ठीक है, यहाँ पे देखो, संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है, ये तो गलत है भाई। एग्जीक्यूटिव पावर जो है यूनियन की, ये किस में निहित है? ये प्रेसिडेंट में निहित होती है। ठीक है, आर्टिकल आपको पढ़ना पड़ेगा 53। आर्टिकल 53 में साफ साफ लिखा है एग्जीक्यूटिव पावर जो है यूनियन की, वो प्रेसिडेंट में वेस्टेड होगी। ठीक है, निहित होगी। पहली बात गलत हो गई, यहाँ पे इन्होंने पीएम लिख दिया था। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये बात सही है। तीसरी बात है, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यही रियल गवर्नमेंट होती है।
वास्तविक सरकार होती है और इसी के मुखिया होते हैं पीएम साहब, ठीक है। बाकी जो मेंबर होते हैं काउंसिल मिनिस्टर में वो भी बड़े बड़े मंत्री होते हैं, सीनियर मेंबर होते हैं। तीसरी बात भी सही है। डी में लिखा है वह सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है, ठीक है। मुखिया है, चीफ है, तो होस्ट करेंगे और पायनियर रहेंगे, है ना। डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। गलत पूछा था चूंकि यहाँ पे, तो गलत तो हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन यहाँ पे गलत है, हो जाएगा। चलिए 104 देखिए। 104 में केंद्रीय मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ गया। अभी आपने सीखा आर्टिकल 75(3), इसमें क्या लिखा है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। शब्द देखिएगा, लोकसभा लिखा है, ना कि संसद लिखा है, लेकिन स्टेटमेंट में क्या कर दिया, यहाँ पे संसद लिख दिया। क्वेश्चन बिल्कुल धैर्यपूर्वक पढ़ना है, गलती नहीं कर देना जल्दी जल्दी में। संसद ना हो के यहाँ पे लोकसभा होना चाहिए था, तो ये बात भी गलत हो गई। दूसरी बात है संघीय मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। मंत्री हो, ठीक है, मंत्री जो हैं ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पर काम करते हैं, ठीक है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, ना कि प्रधानमंत्री के। दूसरी बात भी गलत हो गई। तीसरी बात देखिए, कानून निर्माण से संबंधित प्रस्ताव के संदर्भ में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। ये बताइए, ये बात ठीक है ना। इन्फॉर्म तो करती है। इसका एक आर्टिकल 78 पढ़िएगा। आर्टिकल 78 ये पीएम की क्या है, ये ड्यूटी है, ठीक है। पीएम का कर्तव्य है, आर्टिकल 78 में लिखा है। मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, केवल 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। सबसे पहले तो 75 पे आइए, ठीक है। आर्टिकल 75 देखिए, मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ उसको देखिए फटाक से। 3-4 चीजें यहाँ पे रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस में भी काम आएगा। प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कौन कर रहा, प्रेसिडेंट, एक बात सीखी। बाकी जो मिनिस्टर हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, उनको अपॉइंट कौन कर रहा, उनको भी प्रेसिडेंट कर रहा, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर, ठीक है। ये क्लॉज जो है इसको भी याद रखिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो संख्या रहेगी ये 15% से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगी, ठीक है। मैक्सिमम कितना रहेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मेंबर, 15%। 15% किसके, 15% लोकसभा की स्ट्रेंथ से, ठीक है। लोकसभा की जितनी मेंबरशिप है उसका 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मंत्री लोग। कुल मिला के मंत्री कितने होते हैं, 15% मैक्सिमम होते हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या सीखनी है, एक ये भी स्टेटमेंट पूछा था ना क्वेश्चन में कि जो मंत्रीगण हैं ये देखो ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, पीओपी लिखा है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत, तो गलत कर देना, क्योंकि किसके प्रसाद पर्यंत है, प्रेसिडेंट के, ठीक है। 75(3 में जो बार बार बोलता रहता हूँ ये चीज है 75(3 कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्री परिषद है, ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। देखो लोकसभा लिखा है साफ साफ, ना कि पार्लियामेंट, संसद के प्रति नहीं, लोकसभा के प्रति, ठीक है। चलिए देखें 105, निम्नलिखित में से कौन अपने राज्य के मुख्यमंत्री बनने के पश्चात देश के प्रधानमंत्री भी बने। तो एक तो मोदी साहब ही हो गए, गुजरात के पीएम सीएम थे, अब पीएम है, तो ये तो होंगे, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव भी सीएम रहे हैं फिर पीएम हो गए। एच डी देवगौड़ा भी सीएम रहे फिर पीएम हो गए। मोरारजी देसाई भी सीएम थे फिर पीएम हुए, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। मोरारजी देसाई कहाँ गए थे बताएंगे, बम्बई राज हुआ करता था उस टाइम पे तब। और ये एच डी देवगौड़ा साहब ये आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश के सीएम थे। पीवी नरसिम्हा राव ये जो है, ये सॉरी ये देवगौड़ा साहब कर्नाटक के थे, ठीक, कर्नाटक के। और नरसिम्हा राव ये आंध्र प्रदेश के सीएम थे। मोरारजी देसाई समझ लिया, नरेंद्र मोदी को जानते हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन ठीक है। चलिए 106, निम्नलिखित में से कौन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जिसे बोलते हैं CSIR, इंपॉर्टेंट संस्था है ये, इसका पदेन अध्यक्ष क्या होता है, कौन होता है, पीएम साहब होते हैं, ठीक है, पीएम साहब। कई बार क्वेश्चन पूछा है वैसे, रिपीटेड क्वेश्चन है, कर लेंगे ना। ये ऑटोनोमस बॉडी है ना, ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त संस्था है। नेक्स्ट कीजिए 107, एडॉक समिति के बारे में पूछा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तदर्थ समितियां जो होती हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही है, इनकी सदस्य संख्या 3 से 8 तक हो सकती है, ये कह रहे हैं, ये बात बताइए। मैंने कमेटीज के बारे में एक वीडियो किया था, अगर आप लोगों को ध्यान हो, तो हम लोगों ने
परमानेंट कमेटी भी पढ़ी थी और जो एडहॉक कमेटी होती हैं उनको भी पढ़ा था। तो परमानेंट रहती हैं, है ना? एडहॉक कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं, कुछ फंक्शन के लिए, कुछ काम के लिए, वो काम पूरा हो जाता है तो फिर वो समिति खत्म हो जाती है। जैसे दूसरे ऑप्शन में लिखा है कि प्रयोजन पूर्ण होते ही इन समितियों को विघटित कर दिया जाता है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, तभी तो एडहॉक है ना, तभी तो वो परमानेंट नहीं है। समय समय पर विशेष समस्याएं जो होती हैं, कुछ स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए, उनका समाधान निकालने के लिए ऐसी समितियां बनाई जाती हैं और उसके बाद फिर इनको खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी सदस्य संख्या ध्यान रखना 3 से 8 तक हो सकती है। दूसरी बात भी सही है, पहली बात भी सही है। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे चलें। एक सवाल देखिए, दल बदल के आधार पर संसद की सदस्यता से निर्हरता जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? एंटी डिफेक्शन जानते हैं, दल बदल, दल का बदल जाना, दल को कोई मेंबर है, कोई सांसद है या फिर कोई विधायक है, एक दल में था फिर दूसरे दल में चला गया, तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं कि आप कैसे जा सकते हो दूसरे दल में। एंटी डिफेक्शन लॉ देखो बाद में ऐड हुआ था शेड्यूल नंबर 7 में, सॉरी शेड्यूल नंबर 10 में। ये तो पढ़ के रखा है आपने, ये शेड्यूल नंबर 10 याद रखना, ठीक है? ये 52वां संविधान संशोधन तक तमाम बार ये पूछा गया है प्रश्न, 1985 का 92वां संविधान संशोधन 1985 का था, शेड्यूल नंबर 10। पहली बात लिखिए, अगर सदस्य जो है वो अपनी मर्जी से उस राजनीतिक दल का त्याग करता है जिस दल दल के टिकट पर उसे चुना गया है, if a member voluntarily leaves the political party on whose ticket he was elected। मैं इसको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। आप बीजेपी में हैं, ठीक है, आपको टिकट मिल गई, आप जीत भी गए, ठीक है, आप एमपी बन गए, लेकिन जीतने के बाद आपने पार्टी को रिजाइन कर दिया। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपको पूरा जो फायदा है वो पार्टी का मिला, पार्टी की वजह से आप जीत गए, है ना, और फिर उसके बाद रिजाइन कर दिए, तो ये तो पार्टी को लॉस है ना। तो इसी वजह से सारे प्रोविजन बनाए गए एंटी डिफेक्शन लॉ में। तो आप अगर इस तरीका का काम करते हैं, है ना, अगर आप इस तरीके का काम करते हैं तो आपको क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आप एमपी नहीं रहेंगे फिर। ठीक है, पहली बात सही है। दूसरी बात है, अगर सदस्य अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करता है, आप फिर ऐसा काम अगर करते हैं आप, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तीसरी बात है, अगर निर्दलीय चुना गया सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, ठीक है भैया, आप किसी दल के नहीं थे, आप चुनाव जीत गए और चुनाव जीतने के बल पर आपकी पहचान हो गई और फिर आपको किसी पार्टी ने रख लिया, तो अगर आप कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं तब भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो तीसरी बात भी सही है, यानी यहाँ पे चारों बातें सही हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट और शामिल कर लीजिए, कुछ लोग नॉमिनेट भी होते हैं, है ना, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं ना, राज्यसभा में भी करते हैं, लोकसभा में भी करते हैं। तो नॉमिनेट होने के बाद ठीक है आप सांसद बन गए, उसके बाद फिर आपने पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया, तब भी आप फिर सांसद नहीं रहेंगे भाई, ठीक है, आप मेंबर नहीं रहेंगे। ये बात और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि 10वीं अनुसूची से संबंधित ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है, इनका जो भी मैटर है, जो भी मसला है, अगर राज्यसभा के आप एमपी हैं तो राज्यसभा का सभापति उसको देखेगा, अगर आप लोकसभा के एमपी हैं तो आप तो वहां पे लोकसभा के अध्यक्ष उस मैटर को देखेंगे, प्रेसिडेंट साहब नहीं देखेंगे। ठीक है, ये एंटी डिफेक्शन लॉ में हाउस के जो चीफ हैं, सभापति हो चाहे वो ये अपने लोकसभा स्पीकर हो, इन दोनों को पावर दी गई है, ना कि प्रेसिडेंट को। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता दिया हूँ। ये हो जाएगा ना। 109 देखिए, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पूछा है, जल्दी से आर्टिकल बता दीजिए, लोकसभा अध्यक्ष हैं किस आर्टिकल में? बात लिखिए, वह संसद के दोनों सदनों की ज्वाइंट सेशन या ज्वाइंट सिटिंग की चेयरमैनशिप करता है, अध्यक्षता करता है। बिल्कुल काम, यही काम ही है लोकसभा स्पीकर का। अगर लोकसभा विघटित हो गई है, ठीक है, मान लीजिए लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो उस समय पे अध्यक्ष का पद भी इनको छोड़ना पड़ता है कि नहीं छोड़ना पड़ता है? ये नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, पद बना रहता है, पद बना रहता है। कब तक बना रहेगा? जब नई लोकसभा आ जाएगी, नई लोकसभा आ जाएगी उसकी पहली बैठक तक, ठीक है, उसकी पहली बैठक तक ये बने रहेंगे अपने पद पर। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे गलत हो जाएगी, केवल एक हो जाएगा। देखें 10110 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीजनल काउंसिल से, सॉरी जोनल काउंसिल से क्वेश्चन पूछा जाता है।
देखो ये जो काउंसिल हम लोग पढ़ते हैं, 2 तरीके की काउंसिल्स पढ़ते हैं, अगर आप लोगों को ध्यान आ रहा हो तो। एक परिषद पढ़ते हैं हम लोग इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है। और आपने दूसरा जो क्वेश्चन में पूछा ही गया है, ये जोनल काउंसिल क्या है। बहुत अच्छे से किए इन सब क्वेश्चंस को हम लोग यार, है ना। जोनल काउंसिल को मैंने ये भी बताया था आपको कि इंटर स्टेट काउंसिल जो है ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इनका आर्टिकल में वर्णन है, उल्लेख है। जोनल काउंसिल का संविधान में वर्णन नहीं है। ये कैसी बॉडी है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब है वैधानिक संस्था है। वैधानिक का मतलब आपको अब समझ में आ जाता होगा कि संसद के अधिनियम के द्वारा ये बनी है। इसका मतलब है कि कोई ना कोई एक्ट होगा, और वो एक्ट हम लोगों ने पढ़ के रखा है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है 1956 का, है ना। 1956 का जो एक्ट है उसी के तहत इन काउंसिल को बनाया गया था, ठीक है। अब पहली बात लिखिए, इसके द्वारा की गई सिफारिशें संबंधित राज्यों के लिए बाध्यकारी होती हैं। अब ये बात आपको बताना है, बाध्यकारी तो नहीं होंगी, काउंसिल है, रिकमेंड करेंगी, सिफारिश कहेंगी, करेंगे, है ना, राज्यों के लिए, बाध्यकारी नहीं हो सकती हैं। ये जो काउंसिल है ये एक तरीके से परामर्श देने वाली संस्थाएं होती हैं, ठीक है। ये ये बाइंडिंग नहीं होती हैं, किसी भी कंसर्न स्टेट के लिए बाइंडिंग नहीं होती है। पहली बात गलत हो गई है। दूसरी बात है, इसमें छठी अनुसूची से संबंधित राज्यों को शामिल किया गया है। अब आपने देख ही लिया कि भैया ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है ही नहीं, तो अनुसूची में काहे इनका उल्लेख होगा, या फिर कोई प्रोविजन सूची में उल्लेख होगा, नहीं होगा। ये सारी बातें अगर होंगी भी उल्लेखित तो एक्ट में होंगी ना, इस वाले एक्ट में होंगी, 1956 वाले एक्ट में, या फिर उसके आगे कुछ अमेंडमेंट हुआ होगा उस एक्ट में, तो उस एक्ट में होंगी। यही ना हुआ। यहाँ पे तो दोनों बातें गलत लिख दी इन्होंने, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन बताइए, जोनल काउंसिल जो है वो कितनी है, टोटल कितनी है। 5 जोनल काउंसिल है। और एक करंट का क्वेश्चन बताइए, अभी एक नई जोनल काउंसिल का निर्माण हुआ है, नई जोनल काउंसिल का निर्माण हुआ है, कमेंट करके बताइए। कमेंट करंट अफेयर्स में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, कमेंट करके बताइएगा। नहीं पता है तो खोजिए गूगल पर। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णयन का अधिकार प्राप्त है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्टिकल 262 आपको पढ़ना है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू वाटर्स ऑफ इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैली। कौन कर रहा है, पार्लियामेंट देख रहा है, ठीक है। कौन देख रहा है, पार्लियामेंट देख रहा है। तो आर्टिकल क्या है ये, आर्टिकल नंबर कौन सा था, आर्टिकल नंबर तो 262 था ना, 262 है। क्वेश्चन में 262 आपको दिख रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए 112 देखिए, 112 में क्या है, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 10 अनुसूचियां जो हैं, सॉरी 12 जो अनुसूचियां हैं, इसको मैंने शायद पिछले पार्ट में दिखाया था आपको, और वीडियोस देखिए, ठीक है, वो बहुत हेल्प करेगा आपको। एक बार आप विजिट कीजिए, बहुत हेल्प करेगा। 1 से 12 तक अनुसूचियां हैं, जो ओरिजिनल अनुसूचियां हैं वो 8 तक हैं, 1 से 8 तक। बाद में फिर नवीं जोड़ी गई थी, 10वीं जोड़ी गई थी, 11वीं जोड़ी गई थी, 12वीं जोड़ी गई थी। नवीं ये क्या है, लैंड रिफॉर्म, मैं बार बार रिवाइज कराता रहता हूँ आपका इसलिए। लैंड रिफॉर्म ये पहला संविधान संशोधन था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट फर्स्ट 1951। 10वां तो अभी देखा ना, एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ कौन सा था ये संविधान संशोधन, 52 में था ना, 52 में, और ईयर था 1985। 11-12 तो आसान है, 11-12 तो 73 और 74 से आया था ना, 73 74 से 1992 में, है ना, लागू 1993 से हुआ। देखो दूसरी अनुसूची में क्या है, इसमें तो भत्ते और विशेषाधिकार होते हैं, अलाउंस और प्रिविलेजेस, तो ये सही मैच है। 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची में मैंने आपको फर्क दिखाया था। 6वीं अनुसूची में 4 स्टेट हैं, एटीएम मशीन, एटीएम मशीन यानी ये जो 4 राज्य हैं, इसमें जो जनजातीय क्षेत्र हैं उस क्षेत्र से संबंधित प्रशासन के प्रोविजंस हैं, ठीक है। ये 6वें के लिए लागू होता है एटीएम मशीन, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। तो छठी का हो जाएगा ये। 5वीं का, 5वें में और 6वें में फर्क क्या बताया था, 6वें के लिए एटीएम मशीन राज्य है और 5वें में इनके अलावा। तो बी का भी सामने सही मैच है, अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण। 8वीं अनुसूची हम लोग जानते हैं लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज है। टोटल क्लासिकल लैंग्वेज बताइए, टोटल क्लासिकल लैंग्वेज कितना है, 11 हो गई हैं, पहले 6 थी, बाद में 5 और जोड़ी गई, 2024 में टोटल हो गई 11।
ठीक। तो यहाँ पे क्या पूछा है, कितने युग्म सही सुमेलित हैं? अच्छा, चारों ही युग्म सुमेलित हैं, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए 113 देखिए। यहाँ पे भाग पूछे हैं, भाग कितने हैं? भाग तो 1 से लेके 22 तक हैं, है ना? तो निर्वाचन, ये संघ राज्य ये जो संबंध है, सेंटर स्टेट रिलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आसान सा है। पार्ट नंबर 11 पढ़ते हैं हम लोग, है ना? पार्ट नंबर 11, तो ये तो सही मैच है। निर्वाचन हम लोग 15 में पढ़ते हैं, पार्ट नंबर 15 में पढ़ते हैं, ये भी सही मैच है। राजभाषा हम लोग 17 में पढ़ते हैं, ये भी सही है। और भाग जो 14 है, ये संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हैं। तो लाइन से मैच है, 1 2 3 4, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए रिकॉल कराएं क्या सारे पार्ट एक बार? चलिए जल्दी जल्दी से बोल दे रहा हूँ। पार्ट नंबर 1 हम लोग पढ़ते हैं संघ और उसका क्षेत्र। दूसरा नंबर जो पढ़ते हैं हम लोग सिटीजनशिप पढ़ते हैं। तीसरा पार्ट जो पढ़ते हैं वो फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं। चौथा पढ़ते हैं डीपीएस भी पढ़ते हैं, है ना? पांचवा पढ़ते हैं यूनियन, है ना? और छठवां जो है, छठवें में स्टेट गवर्नमेंट आ जाता है, स्टेट गवर्नमेंट। सातवें में क्या है, ये डिलीटेड है, इसमें कुछ नहीं है। आठवें में क्या है, पांचवें में यूनियन हो गया, छठवें में स्टेट गवर्नमेंट हो गया, आठवें में फिर यूटीज बचा, यूटीज कर दीजिए। नवा हम लोग जानते हैं पंचायतें हैं। 9A भी आप जानते हो, 9A में नगर की सरकार है। 9B में क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। 10 बताइए, इसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का क्षेत्र है। 11 आपने अभी पढ़ ही लिया है, सेंटर स्टेट रिलेशन। 12 नंबर ये वित्त से संबंधित यहाँ पे प्रोविजन है, और जो इंपॉर्टेंट है वो देख ले रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने 14 भी देखा है ना? 14 क्या था? 14 में अभी अधीन सेवाएं देखी ना, संघ और राज्य की, जिसमें यूपीएससी और पीएससी पढ़ते, स्टेट पीएससी पढ़ते हो। इसके अलावा 14 ये इंपॉर्टेंट बाद में जोड़ा गया, इसमें ट्रिब्यूनल्स हैं, ये भी पूछा जाता है, ट्रिब्यूनल्स। 15 अभी देखा आपने निर्वाचन, इसमें इलेक्शन कमीशन वगैरह पढ़ोगे। ठीक है, तो यही सारे इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी प्रोविजन आप 18 में पढ़ते हो। चलिए देखें 14वां क्वेश्चन। यहाँ पे स्रोत है और विशेषताएं, कहाँ से क्या लिया गया है, जल्दी से बता दीजिए। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। रूल ऑफ लॉ तो ब्रिटेन से लिया गया, ठीक, तो बी का हो जाएगा 2। आपातकाल के समय मूलाधिकारों का स्थगन जो है, इमरजेंसी का जो प्रोविजन है वो जर्मनी से ही लिया गया है, तो ये जर्मनी हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका से क्या लिया गया बताइए? न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। और कनाडा से अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होना, हो जाएगा ना ये? तो आसान सा है तो। चलिए मैचिंग करा लेना आप। चलिए शेड्यूल नंबर 7 पर आ जाइए। शेड्यूल नंबर 7, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, राज्य सूची और समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। सेंसस जो है ये कैसा वैसा है? स्टेट क्या सेंसस करती है क्या, जनगणना करती है? नहीं करती है, तो कैसे वैसे होगा? किसका काम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम। तो संघ सूची विषय होगा जनगणना। जनसंख्या नियंत्रण पर स्टेट गवर्नमेंट काम कर सकती है, बताइए। जनसंख्या नियंत्रण ये समवर्ती सूची का विषय है, ध्यान रखना, कॉन्करेंट लिस्ट का है। ठीक है, तो ये पेयर जो है ये तो गलत हो गया। और ये पब्लिक, ये जो आपको सार्वजनिक स्वास्थ्य आपको दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, ये है स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट, तो ए पेयर भी गलत हो गया। शिक्षा इंपॉर्टेंट शब्द है, ये पहले कहाँ पे था? ये शायद स्टेट में था, फिर इसको कॉन्करेंट लिस्ट में लाया गया था शिफ्ट करके, याद आ रहा है कुछ? सही हूं ना मैं? वेरीफाई कीजिएगा। शिक्षा कैसी हो गई है? कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट वाले थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। एक तो आपने एजुकेशन देख लिया, इसके अलावा फॉरेस्ट भी पूछा है, इसके अलावा पॉपुलेशन कंट्रोल भी है, और इसके अलावा वाइल्ड लाइफ भी है। ठीक, ये कॉन्करेंट लिस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो ए भी पेयर गलत हो गया। कुल मिला के यहाँ पे एक ही पेयर सही है। इतने युग्म सही पूछा था ना, केवल एक है पहला वाला। कर लेंगे, चलिए 116 देखिए। यहाँ पे क्या है, लघुकरण, ये सजा का प्रकार है ना? लघुकरण के अंतर्गत दंड के स्वरूप को बदल दिया जाता है। तो आपको लघुकरण के बारे में जानना है, परिहार के बारे में जानना है, विराम के बारे में जानना है। तो ये तो यार प्रेसिडेंट की पावर्स है ना, प्रेसिडेंट की पार्डन पावर जो होती हैं, क्षमादान की शक्तियां, पार्डनिंग पावर, ये किस आर्टिकल में है? 72 में। तो 72 पढ़ना पड़ेगा ठीक से, तब जाके हो पाएगा ये प्रश्न। देखिए लघुकरण का मतलब होता है सजा का नेचर बदल देना, ठीक है, सजा का नेचर। सजा का नेचर बदलने का मतलब है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड मिला है,
और सजा की प्रकृति बदलने से मतलब है कि इसको मृत्युदंड से सजा का नेचर बदलते हुए क्या कर दिया गया, कठोर कारावास कर दिया गया। ठीक है, कठोर कारावास, या फिर कठोर कारावास से साधारण कारावास कर दिया, तो यहाँ पे नेचर बदल गया सजा का। ठीक है, तो ये होता है लघुकरण का मतलब, कम्यूटेशन का मतलब। परिहार का मतलब होता है कि इसमें सजा की प्रकृति नहीं बदली जाती है। ठीक है, प्रकृति नहीं बदलते हैं। पहली बात में लिखा क्या है, लघुकरण के अंतर्गत दंड के स्वरूप को बदल दिया जाता है, ये बात सही है। बी ऑप्शन में परिहार के अंतर्गत दंड के स्वरूप को बदले बिना अवधि को कम कर दिया जाना। ठीक है, तो यहाँ पे एक में नेचर बदलता है, एक में नेचर नहीं बदलता है, आपको यही की पॉइंट याद रखना है। विराम ये दिया जाता है विशेष परिस्थितियों में, ध्यान रखें, इन विशेष परिस्थितियों में दिया जाता। मान लो कोई कैदी बीमन है, ठीक है, वो प्रेग्नेंट है, तो ऐसी गर्भावस्था की अवस्था में अगर ये कंडीशन है ना, तो ये स्पेशल कैटेगरी होगी, ये स्पेशल परिस्थिति होगी, विशेष परिस्थिति होगी, तो यहाँ पे फिर सजा को परिवर्तित किया जा सकता है। तो विराम के अंतर्गत मूल सजा को विशेष परिस्थितियों में कम कर दिया जाता है। यहाँ पे सारी बातें सही है। ठीक है, चलिए, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये जो ऑर्डिनेंस इशू करने का अधिकार है प्रेसिडेंट साहब के पास, सबसे पहले तो आर्टिकल याद कर लीजिए, आर्टिकल 123, 123 आसान है, 123। तो ये पावर कैसी है, कार्यकारी है, एग्जीक्यूटिव है, या मिलिट्री है, लेजिस्लेटिव है, या डिस्क्रिशन है, स्वविवेक, विवेकाधीन भी तो शक्ति है ना तमाम राष्ट्रपति साहब के पास, है ना। ये लेजिस्लेटिव पावर है उनकी, विधायी शक्ति है। ठीक है, विधायी शक्ति है ये। 118 देखें, आर्टिकल 73, अगर कोई आर्टिकल नहीं आ रहा तो उसके आसपास जाने की कोशिश किया कीजिए। ठीक है, जैसे 162 लिखा है, तो हमें 165 पता है कि यहाँ पे एडवोकेट जनरल है, तो कुछ कुछ आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे एग्जीक्यूटिव की बात हो रही है। 78 में तो हम लोगों ने पढ़ा ही अभी, 78 में प्रेसिडेंट के क्या है, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर के क्या है, यहाँ पे ड्यूटीज है, प्रशासन से संबंधित प्रेसिडेंट साहब को इत्तला करना पड़ता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, 78 नहीं भूलना है। आर्टिकल 111 भी लिखा है, 111 में क्या है, आप आर्टिकल 110 पढ़ते हो भैया, 111 पढ़ते हो, 112 पढ़ते हो, 114 पढ़ते हो, 117 पढ़ते हो, ये सब तो नहीं भूलना है ना। मनी बिल किस में है, 110 में है, सॉरी, धन विधेयक। 111 में क्या है, 112 में हम लोग एएफएस पढ़ते हैं, बजट जिसे बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 114 में एप्रोप्रिएशन बिल है ना, विनियोग विधेयक। और 117 में फाइनेंस बिल पढ़ते हो, यही पढ़ते हैं ना। तो 111 में क्या है, यहाँ पे भी तो बिल से संबंधित कुछ होगा, 111 का आपका 2 हो गया। 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति है यहाँ, ठीक है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। और 162 में, 162 से 165 से इतना समझ में आया था कि एडवोकेट जनरल यानी राज्य की बात हो रही है, तो राज्य का कुछ दिखे तो लगा दो। तो 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो जाएगा ना, कुछ कुछ तो काम बन जाता है ना, अगर आसपास के आर्टिकल याद रहते हैं तो। ठीक है, जैसे आपको मान लो 78 याद नहीं था, तो 75 3 तो याद रहना चाहिए। तो 75 में पीएम 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 पढ़ते रहते हैं हम लोग, तो 75 से 78 तक तो जा ही सकते हो। पीएम वाला एक ही स्टेटमेंट में लिखा है प्रधानमंत्री शब्द आपको, तो तुक्का लगाना है तो कुछ ऐसे लगाओ तो फिर कुछ बात बने हम लोगों की, है ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3142, 3142 बी ऑप्शन राइट है। चलिए 119 देखें, यहाँ पे पूछा है संसद में विपक्ष के नेता के संदर्भ में बताइए। विपक्ष का नेता कौन होता है, दूसरी सबसे बड़ी जो पार्टी होती है उसका नेता जो है वो विपक्ष है। उसका कार्य सरकार के कार्यों की उचित आलोचना एवं वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना होता है। ठीक है, यही तो पॉइंट है उनके लिए। तो जो भी विपक्ष का नेता होता है वो गवर्नमेंट की क्या करता है, निंदा करता ही रहता है, जो भी उनकी योजनाएं रहती हैं रूलिंग पार्टी की, रूलिंग गवर्नमेंट की, वो आलोचना करना तो इनका काम ही है, करेंगे। उसे वेतन भत्ते तथा सुविधाएं कैबिनेट मंत्री की तरह मिलती हैं। इसमें कितनी बात सही है, इसमें पूरी बात सही है। ठीक है, वो भी नेता है भाई, वो भी सांसद है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, क्योंकि विपक्ष विपक्ष की पार्टी में भी तो सांसद है ना भाई, एमपी हैं, कांग्रेस के है ना, अभी रूलिंग पार्टी क्या है, बीजेपी है, सरकार किसकी है, बीजेपी की है, विपक्ष कौन है, कांग्रेस है, और भी अलायंस में है बहुत सारे, तो यहाँ से भी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तमाम, यहाँ पे सांसद बने, कितनी सीटें जीती थी कांग्रेस, जितनी सीटें जीती थी उतने ही सांसद है। और इन सांसदों का जो मुखिया है वो विपक्ष का नेता है,
तो भाई नेता है तो कैबिनेट मंत्री का स्तर देना पड़ेगा ना उसे, केंद्रीय मंत्री का दर्जा देना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है वेतन भत्ते सुविधाएं कैबिनेट मंत्री की तरह मिलती हैं। दोनों बातें यहाँ पे सही है। ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, विपक्ष के नेता के संबंध में, ये जो पोस्ट है इसका उल्लेख आपको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, इस पद की बस मान्यता है। तो अगर एक आध स्टेटमेंट ऐसा जोड़ेगा तो कर लीजिएगा। 120 देखिए, गढ़पूर्ति के बारे में पूछा है। गढ़पूर्ति क्या होती है? कोरम, है ना। कोरम हम लोग पढ़ते रहते हैं, रट गया होगा अब तो। 1/10 होना चाहिए, है ना, कुल सदस्यों का 1/10, तब जाके प्रोसीडिंग शुरू होती है किसी भी सदन की। इससे कम रहते हैं तो फिर यह जो मुखिया हैं, चीफ है वहाँ के, सभापति हो चाहे लोकसभा के स्पीकर हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सदन को चलाना है या फिर सस्पेंड करना है। प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी सहित कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। ठीक है, 1/10 ही देखना है हमें। दूसरी बात है, सदन के संचालन के समय कोरम पूरा नहीं होने पर यह, देखो यहाँ पे प्रधानमंत्री लिख दिया है, गलत कर देना, का दायित्व है सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दे। प्रधानमंत्री का काम थोड़ी ना रहता है। लोकसभा सदन की अगर बात हो रही है तो स्पीकर देखेंगे, स्पीकर डिसाइड करेंगे। ठीक है। और राज्यसभा की बात हो रही है अगर, तो सभापति डिसाइड करेंगे। ठीक है, सभापति, सभापति तो वाइस प्रेसिडेंट ही होता है। तो यहाँ पे दूसरी बात गलत हो जाएगी, केवल एक सही है। देखें 121, सदन में सदन की कार्यवाही हेतु भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान में सदन की कार्यवाही हेतु हिंदी और अंग्रेजी भाषा का उपबंध किया गया है। सही है ना भाई? ये तो बिल्कुल करेक्ट है। पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को सदन में मातृभाषा के प्रयोग का अधिकार दे सकता है। ये भी सही है, आप मातृभाषा में बोलना चाह रहे हैं तो पीठासीन अधिकारी आपको अलाउ करेगा। दोनों बातें करेक्ट है यहाँ पे, कर लेंगे ना। ये दूसरा प्रोविजन क्यों किया गया? भाई जरूरी थोड़ी ना है हर कोई हिंदी बोल पाता है, जरूरी थोड़ी ना है हर कोई अंग्रेजी बोल पाता है ना। हो सकता है उसको मलयालम मलयालम बोलना है, कन्नड़ बोलना है, तो वो कन्नड़ में बात करेगा। ट्रांसलेटर लगे रहते हैं, खैर वो अलग बात है। चलिए 122 देखिए, 122 में गलत बताना है। संसद के प्रक्रिया के नियम में शून्यकाल का उल्लेख औपचारिक साधन के रूप में किया गया है। इसका मतलब है कि ये 0 आवर जो है ये संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। इतना तो समझ में आ रहा बात से? ठीक है, ये संसद के प्रक्रिया के नियम में उल्लेख है। तो इतनी बात तो हम लोगों ने समझ ली कि संविधान में उल्लेख नहीं है और संसद की प्रक्रिया के नियम में उल्लेख है। लेकिन एक शब्द देखो इन्होंने औपचारिक लिख दिया। तो भाई ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करना है ना। औपचारिक साधन नहीं है ये, अनौपचारिक है। ठीक है, इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल अगर लिखा होता, अनौपचारिक लिखा होता, तब जाके ये पॉइंट सही होता। औपचारिक के कारण ही गलत हो गया। बाकी संसद का जो पहला घंटा होता है वो क्वेश्चन आवर होता है। ये बिल्कुल करेक्ट है। 0 आवर कब से शुरू होता है? 12 बजे से। ठीक है। ये जो तारांकित प्रश्न है, स्टार्ड क्वेश्चंस, का उत्तर मौखिक दिया जाता है, ये भी ठीक है। और ये जो अनस्टार्ड क्वेश्चंस है इनका उत्तर लिखित रूप से दिया जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ठीक है, गलत पूछा था ना। आइए अविश्वास प्रस्ताव देख लेते हैं थोड़ा। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएगा कौन? अपोजिशन लाएगा, है ना। अपोजिशन ही तो लाएगा। किसके खिलाफ लाएगा? किसके अगेंस्ट में? रूलिंग पार्टी के खिलाफ लाएगा ना, रूलिंग पार्टी के खिलाफ। चलिए ठीक। इस प्रस्ताव द्वारा राज्यसभा का विघटन किया जा सकता है। राज्यसभा विघटन, विघटन होता है कभी राज्यसभा का कि नहीं होता है? बताइए। राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है। तो राज्यसभा तो यहाँ पे उन्होंने गलत लिख दिया, यहाँ पे लोकसभा लिखते तो काम बनता। पहली बात गलत हो गई। इस प्रस्ताव का समर्थन के लिए 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 50 मेंबर्स मैंडेटरी हैं। इस मोशन को अगर ला रहे हो आप तो सपोर्ट जरूरी है, 50 लोगों का सपोर्ट जरूरी है। 50 लोग मतलब 50 MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दूसरी बात यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी, पहली गलत है। कर लेंगे ना भाई। ये अविश्वास प्रस्ताव बेसिकली, ठीक है, रूलिंग पार्टी तो यहाँ पे लिखा है, और इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिखना चाहिए, है ना। क्योंकि रियल सरकार तो यही है ना, वास्तविक सरकार यही है। इसी को हटाने के लिए, इसी को हटाने के लिए तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है अपोजिशन के द्वारा। अपोजिशन कहाँ पे है? लोकसभा में। इस मतलब क्या हुआ कि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को विघटित कर सकती है। ठीक है, यही तो संसद का कंट्रोल है गवर्नमेंट पर। चलिए 124 देखें। पूरा पॉलिटी रिवाइज करा दे रहा है ना, एक ही टेस्ट। आप लोग देख रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे।
कट मोशन लिखा हुआ है, कटौती प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और धन्यवाद प्रस्ताव। लोकसभा राज्यसभा की बहस सुनते होंगे ना आप लोग, और नहीं सुनते हो तो कभी कभी सुन लिया कीजिए, ठीक है, काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं उससे, पॉलिटी के काफी क्वेश्चन बनते हैं। प्रोसीडिंग समझ में आएगी आपको, चैनल समझ में आएगा कि क्या क्या करते हैं लोग वहां पे अंदर बैठ के। बकैती करते हैं वो अलग बात है, बाकी जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से है वो भी आपको मिल जाएगा। कटौती प्रस्ताव का मतलब होता है कि कोई वाद विवाद चल रहा है, ठीक है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है, उसको आपको खत्म करना है ना, तो डिबेट को खत्म करने के लिए कट मोशन लाया जाता है। तो ये 2 हो जाएगा इसका, इसमें लिखा हुआ है वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाया जाता है। ध्यान आकर्षण से समझ में ही आ रहा है कि भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस है उस सब्जेक्ट के, उस सब्जेक्ट का, तो मिनिस्टर का अटेंशन चाहिए ना, अटेंशन दिलाना पड़ेगा, तो वो इस प्रस्ताव के माध्यम से दिलाया जाता है। तो अविलंबनीय लोक महत्व के किसी मामले पर मंत्री का ध्यान आकृष्ट करने के लिए लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव, इसको बताइए क्या। निंदा तो देखो किसी एक आदमी की भी हो सकती है, आदमी मतलब एमपी, या फिर पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की भी हो सकती है ना। कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि किसी एक मंत्री के अगेंस्ट में भी लाया जा सकता है निंदा प्रस्ताव, और पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ भी लाया जा सकता है, विरुद्ध लाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। पूरा इन्होंने लिखा नहीं है, इसे स्वीकारने का कारण बताना अनिवार्य है। धन्यवाद प्रस्ताव यानी थैंक्स मोशन, ये तो बल्ले बल्ले होती है ना, रूलिंग पार्टी के लिए। प्रत्येक आम चुनाव के पहले सेशन और वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति सदन को संबोधित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिला लीजिएगा, ये 2143 हो जाएगा, 2143 डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए 125 देख लीजिए अब जल्दी से। चलिए इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग पढ़ेंगे। मैं फिर से आपको रिकॉल कराता हूँ, आर्टिकल 108 से रिकॉल कराता हूँ। 108, 109, 1110, 111, 112, 114 और 117, ये इतने आर्टिकल आपको ध्यान रखना है। 108 में हम लोग पढ़ते हैं ज्वाइंट सिटिंग, ज्वाइंट सेशन पढ़ते हैं, ठीक है। ज्वाइंट सेशन किस पे नहीं बनता है, मनी बिल के केस में भी नहीं बनता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो इसके केस में भी नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, क्योंकि संविधान संशोधन बिल जो है इसमें दोनों सदनों को बराबर पावर है, तो कोई गतिरोध होगा नहीं, तो ज्वाइंट सेशन का कोई मतलब नहीं है। और मनी बिल पर राज्यसभा को कोई पावर ही नहीं है, सारी पावर लोकसभा के पास है, तो फिर गतिरोध होने की स्थिति ही नहीं है यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी, क्लियर है। अब 109 पे आ जाइए। 109 में क्या है, यहाँ पे मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में। 109 में साफ साफ लिखा है कि मनी बिल को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, ये बात है 109 में। 110 में मनी बिल की परिभाषा पढ़ते हैं हम लोग। 111 में पढ़ते हो क्या, अभी क्वेश्चन किया था इससे ऊपर, इस पे बिल की स्वीकृति वाली बात इसमें लिखी है 111 में। 111 में वीटो पावर है बेसिकली प्रेसिडेंट की, ठीक है, वीटो पावर है प्रेसिडेंट की। 112 बताइए जल्दी से। 112 में बजट है, EFS। 114 में विनियोग विधेयक है, एप्रोप्रिएशन बिल। और 117 में वित्त विधेयक है, फाइनेंस बिल। क्लियर। चलिए इसको मिटा दे रहा हूँ, इंग्लिश वाला दिख नहीं पा रहा होगा ना, अब ठीक है। अब पढ़ लीजिए। धन विधेयक को इसे केवल लोकसभा में पारित किया जाता है, ये बात सही है कि गलत है। ये तो बिल्कुल करेक्ट है ना भाई, अभी सीखे हो। इसे राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है, ये बताइए। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, राष्ट्रपति मनी बिल को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, रिकॉन्सिडर के लिए नहीं भेज सकता। तो फिर वो 111 के तहत क्या करेगा, 111 में वीटो पावर है। वीटो पावर में मतलब प्रेसिडेंट को करना क्या है बिल पे, वीटो पावर का क्या मतलब है कि वो बिल पर क्या करना चाह रहा है, उसको स्वीकृत करना चाह रहा है, या फिर उसको अस्वीकृत करना चाह रहा है, या फिर उसको पुनर्विचार के लिए करना चाह रहा। तो वो अलग अलग बिल पर अलग अलग ये फंक्शन होते हैं। चूंकि यहाँ पे मनी बिल की बात हो रही है, तो यहाँ पे मनी बिल को या तो वो स्वीकृत करेंगे, ठीक है, या तो वो स्वीकृत करेंगे या फिर अस्वीकृत करेंगे। बाकी रिकॉन्सिडर के लिए नहीं वो भेज सकते, पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। दो ही पावर है मनी बिल के केस में, प्रेसिडेंट को आर्टिकल 111 के तहत दो ही पावर है, या तो वो स्वीकार करेंगे उस बिल को, मनी बिल को, या फिर वो अस्वीकार करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या लिखा है, इसे राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है, बिल्कुल गलत कर दीजिए। इसे अध्यक्ष के प्रमाणन की आवश्यकता होती है। हम लोग जानते हैं मनी बिल, कोई बिल मनी बिल है या फिर नहीं है, ये कौन बताता है, ये लोकसभा के स्पीकर बताते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इंग्लिश में तो लिखा है स्पीकर, यहाँ पे अध्यक्ष लिखा है, सही बात लिखा है। 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट है। समझ आया? चलिए, राज्यसभा के पास कितनी पावर है? 14 दिन का। 14 दिन तक वो अपने पास रख सकते हैं बस। बाकी उनकी रिकमेंडेशन वगैरह, मतलब उनकी कोई भी बात यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। जीरो पावर एक तरीके से मनी बिल पर राज्यसभा की। पावर क्यों उसे नहीं दी गई है, लोकसभा को दी गई है, ये डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं पहले। वार्षिक वित्तीय विवरण अभी आपने 112 में देखा, ठीक है। वित्त विधेयक आपने अभी 117 में देखा, ठीक है। विनियोग विधेयक आपने 114 में देखा। अच्छा, यहाँ पे मैचिंग करानी है ना, कौन से पेयर सही है? एक सेकेंड। 109 में एएफएस तो नहीं है, ये तो 112 में, ये गलत हो गया। 112 में एएफएस है, लेकिन यहाँ पे वित्त विधेयक लगा, ये भी गलत हो गया। जो करेक्ट है मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, 117 में है। 117 में विनियोग विधेयक, ये भी गलत है, क्योंकि विनियोग विधेयक 114 में है। 108 में ज्वाइंट सेशन है भैया, ज्वाइंट सिटिंग है, ये तो सही है, ये 108 में है। तो डी पॉइंट यहाँ पे करेक्ट है। इसका मतलब है कि कितने योग में सही है? केवल एक। 127 देखें, ज्वाइंट सिटिंग के बारे में फिर से क्वेश्चन पूछा। ज्वाइंट सिटिंग आपने देख लिया, मनी बिल पर कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं। ज्वाइंट सिटिंग को चेयर कौन करता है? स्पीकर करते हैं। तीसरा फैक्ट ये हो गया। इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करता है, ये बात सही है। इसकी कार्यवाही राज्यसभा की प्रक्रिया नियमों के अनुसार संचालित की जाती है। ये नया पॉइंट क्या आ गया आपके लिए? जब ज्वाइंट सिटिंग लोकसभा में हो रही है तो प्रक्रिया नियम जो रहेंगे, रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो रहेगा, वो लोकसभा का रहेगा कि राज्यसभा का रहेगा? बताइए। लोकसभा का रहेगा ना भाई, ये गलत होगी बात, ये पॉइंट सही है। चलिए 128 में देखिए, वार्षिक वित्तीय विवरण 112 पूछा है, बजट के बारे में पूछा है। भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है, ठीक है। बजट की परिभाषा इन्होंने लिख दी है, ठीक। दूसरी बात है, प्रधानमंत्री से हर वित्त वर्ष में संसद के दोनों सदनों में पेश करवाएगा। ये काम प्रधानमंत्री का तो नहीं होता है भैया, ये तो किसका काम होता है? राष्ट्रपति साहब का काम होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट साहब का होता है। 52, 53, 61, 72, है ना, 143, 123, ये सारे आर्टिकल प्रेसिडेंट के बारे में याद रखा करें। तो यहाँ पे दूसरी बात गलत है, केवल एक हो जाएगा सही। चलिए आगे करिए। भारत की संचित निधि पर भारत व्यय के बारे में पूछा है। चार्ज एक्सपेंडिचर ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, CFI। एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जिसे संचित निधि बोलते हैं, एक और होता है आकस्मिक निधि, है ना, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इसको भी शॉर्ट में CFI ही लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आकस्मिक, यहाँ पे आकस्मिक लिख दिया हूँ। CFI कौन से आर्टिकल में? पहले आर्टिकल याद रखना बहुत जरूरी है ना। तो ये चीज ध्यान रखें, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है संचित निधि, ये है 266 में, ठीक है। और संचित निधि ये जो आकस्मिक निधि है, ये 267 में। CFI में जो भी पैसा आता है पब्लिक का, है ना, आप इससे 1 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते। ये आपका मतलब यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 1 रुपए भी खर्च नहीं कर सकती है संसद की परमिशन के बगैर, ठीक है। इसके लिए आर्टिकल 114 बना हुआ है ना, पहले ये पारित कराना पड़ेगा तब पैसा मिलेगा, ठीक है। तो 2 आर्टिकल याद रखिएगा। देखो, ये क्वेश्चन आपसे बस पॉइंट 2 की वजह से पूछा है कि आपको बस यहाँ पे हाई कोर्ट के जजेस के बारे में याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी टेढ़ी खीर है। हाई कोर्ट के जज की जो सैलरी है, ठीक है, सैलरी जो है ये तो स्टेट गवर्नमेंट देती है, ये तो स्टेट गवर्नमेंट देती है, लेकिन जो इनकी पेंशन है, ये जो पेंशन है, ये CFI पर भारित है, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे सैलरी और पेंशन का हिसाब अलग है हाई कोर्ट के जज का। वही आपसे यहाँ पे देखो बी ऑप्शन में लिखा है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, इनके वेतन भत्ते एवं पेंशन भी साथ में लिखा हुआ है, मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे पेंशन। तो ये शब्द जो है ना बहुत खतरनाक है। पेंशन ही आपसे वो पूछना चाह रहा था। पेंशन तो CFI पर भारित होती है, ठीक है, लेकिन वेतन भत्ते नहीं। दूसरी बात होगी गलत। भारत व्यय के संबंध में सदन में मतदान का प्रावधान नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये जो भारत व्यय होते हैं संचित निधि पर, इन पर वोटिंग नहीं होती है, सिर्फ चर्चा होती है, वोटिंग नहीं होती है।
ठीक है, तो यहाँ पे केवल एक हो जाएगा, सही बताना था ना, केवल ए सही हो जाएगा। कौन कौन से अधिकारी के ये जो सैलरी वगैरह है, पेंशन वगैरह है, भारित होते हैं संचित निधि पर? तो देखो सारे तो याद रख नहीं पाओगे, लेकिन एक छोटी सी हिंट है कि जितने भी ये बड़े बड़े अधिकारी हैं, है ना, टॉप लेवल के या पॉलिटिकल नेता हैं, तो उनको आप यहाँ पे सीएफआई में डाल सकते हो। जैसे राष्ट्रपति के जो भत्ते हैं, है ना, व्यय है, उनके कार्यालय में जो व्यय हो रहे हैं, ये सारे सीएफआई पर भारित होते हैं। उपराष्ट्रपति की बात करें, लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें, राज्यसभा के सभापति की बात करें, लोकसभा के उप अध्यक्ष की बात करें, या फिर राज्यसभा के उप सभापति की बात करें, ठीक है, सीएजी की बात करें, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, है ना, इनके पेंशन की बात हो या फिर सैलरी की बात हो, सारे सीएफआई पर भारित होते हैं। बस हाई कोर्ट का आप याद रखना, यही क्वेश्चन पूछता ही है, जब भी अगर सीएफआई से क्वेश्चन पूछेगा तो वो हाई कोर्ट का यहाँ पे पेंशन डाल के आपसे गलत कराने की कोशिश करेगा। ठीक है, चलिए 130 देखिए, निम्नलिखित में से किन विषयों के संदर्भ में राज्यसभा को विशेष शक्तियां प्राप्त हैं? आपको बस दो ही आर्टिकल याद रखना है, जब भी राज्यसभा की पावर आपको क्वेश्चन पूछा जाए, तो दो आर्टिकल के अलावा, दो पावर के अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं। एक तो हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 312, है ना, ऑल इंडिया सर्विस पढ़ते हो ना, और एक पढ़ते हैं 249। मैं आपको कई बार वैसे याद कराया हूँ, 249, 250, 251, 252, 253, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भाई। ठीक है, अभी समय नहीं है, नहीं तो मैं दिखाता, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा वाइड हो रहा है, बड़ा हो रहा है। 312 और 249 देखिए, 312 में ऑल इंडिया सर्विस है। अगर किसी और ऑल इंडिया सर्विस का क्रिएशन चाह रहे हैं, है ना, तो वो राज्यसभा ही करेगा। राज्यसभा संसद को ऑथराइज कर सकता है इस काम करने के लिए कि ऑल इंडिया सर्विस, एक और कोई ऑल इंडिया सर्विस की क्रिएशन की जरूरत है, इसको बनाइए आप, तो संसद उस पर काम करेगी। ये राज्यसभा का सोल पावर है 312 में। ठीक है, और 249 में, यहाँ पे बताइए 249 में क्या है? ये भी यहाँ पे इनकी विशेष शक्ति है ना, राज्यों को रिप्रेजेंट कर रही है ना यार राज्यसभा, तो राज्य सूची के विषय पर अगर कुछ काम करना है ना, कोई लॉ बनाना है, कानून बनाना है, तब भी राज्यसभा यहाँ पे राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद को ऑथराइज कर सकती है। ठीक है, अधिकृत कर सकती है कि आप कोई राज्य सूची के विषय पर ये लॉ बनाइए, कानून बनाइए। तो पावर में 312 और 249, बस ये दो हैं राज्यसभा के पास, और बाकी कुछ नहीं। तो राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाना, ये बात ठीक है, सीख ली। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना, ये बात भी ठीक सीख ली। और धन विधेयक, मनी बिल, ये तो आप जान ही रहे हो भैया, अभी तमाम क्वेश्चन कर डाले, कुछ नहीं है धन विधेयक के मैटर में 14 दिन के अलावा। ठीक है, तो ये गलत कर दीजिए, 1 और 2 हो जाएगा। 131 देखिए, निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि, पुराना क्वेश्चन हो गया। ठीक है, वैसे फ्रांस था। कौन थे? ये थे ना इमैनुअल मैक्रो। 132 देखिए, भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस त्रिकंड पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। इनका नाम है प्रेरणा देव स्थली। ठीक है, प्रेरणा देव स्थली। 133 में देखिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, सीसीपीआई के बारे में पूछ रहा है, सीसीपीआई 2024। एक इंडेक्स हम लोग पढ़ते हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन इंडेक्स है ना, यही होता है ना, नहीं प्रोटेक्शन नहीं, परफॉर्मेंस, ईपीआई यानी एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो ईपीआई में क्या स्थिति रहती है भारत की, और सीसीपीआई में क्या स्थिति रहती है? कई बार डिस्कस किए हैं, सीसीपीआई में इंडिया की स्थिति बहुत बेहतर होती है, ठीक है, लेकिन ईपीआई में बहुत बेकार रहती है। एक बार तो 180 में 180 थी रैंक, है ना, सबसे पीछे थे। अभी जो वर्तमान रैंक है वो कितनी है? 176 है 180 में, है ना, और सीसीपीआई में कितनी है? 10वीं है, ये 10वीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। और टॉप किसने किया? डेनमार्क ने। ठीक है भैया, 134। 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन नाम के नाम से जानते हैं, 2024 के बारे में पूछा गया है। और ये नाम 2024, ये जो शिखर सम्मेलन हुआ है जनवरी 2024 में हुआ था, कंपाला में। ठीक है, युगांडा की कैपिटल है कंपाला, ये बात ठीक है। और केंद्रीय विषय जो था वो साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग बढ़ाना, दोनों बातें यहाँ पे ठीक है। नाम 2025 भी हुई है क्या? जल्दी से चेक करिए, अभी यही है। ठीक है, सबसे लेटेस्ट जो है वो 19वीं है, कंपाला वाली। देखिए 135, ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2024 में निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांड घोषित किया गया? यह है एप्पल। ठीक है,
चलिए ये देखिए, ये हम लोगों ने किया था करंट अफेयर्स में, एक्सपोसेट का, है ना, ये टॉपिक पढ़ा था एक्सपोसेट। वो इन सभी क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है व्हीकल। आपको लॉन्चिंग व्हीकल याद रखना होता है, किस लॉन्चिंग व्हीकल के की सहायता से इसको भेजा गया, प्रक्षेप किया गया। ठीक, एक्सपोसेट, पहले तो एक्सपोसेट जान लीजिए है क्या, ये लेबोरेटरी है। ठीक है, लेबोरेटरी इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको जो भेजा गया था लॉन्चिंग व्हीकल है PSLV, ये जो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होता है C58, ये C58 नंबर का था। ठीक है, ध्यान रखना, C58 ऑप्शन में, C59, C60 ऐसे करके देता है, तो C58 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक्सपोसेट के लिए तो पहली बात यहाँ पे सही लिखी है। और यह एक वेधशाला है, ध्यान रखना। इस मिशन के सफल प्रक्षेपण के साथ भारत ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार्स जो हैं जैसे खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करने के लिए एक लेबोरेटरी प्रक्षेपित करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया। ठीक है, दूसरा भी आपको ध्यान रखना, 3 फैक्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखना। C58 एक्सपोसेट क्या है, लेबोरेटरी, और दूसरा देश बना। ठीक है, यहाँ पे दोनों बातें सही हो जाएंगी। 137 देखिए, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा हाल ही में मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया गया? अभी देखो जो रिसेंट रिसेंट डेटा है वो तो इजिप्ट है। ठीक है, मिस्र जो है इसको रिसेंटली मलेरिया फ्री घोषित किया गया। जब ये क्वेश्चन इन्होंने बनाया था टेस्ट सीरीज में तो वहां पे आंसर केपे बर्डे है। ठीक है, तो केपे बर्डे के बाद इसको भी सर्टिफाई कर दिया गया मलेरिया फ्री से। तो ये इजिप्ट को जो सर्टिफिकेशन मिला ये 2024 का है। ठीक है, तो अभी लेटेस्ट है, ये लेटेस्ट है ये अफ्रीका देश में। चलिए 140 नहीं 138 देखें, यहाँ पे क्या पूछा है, पुस्तक लेखक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। फायरवर्ड जो है ये पेरुमल मुरुगन की है, पहली बात सही है, स्क्रीनशॉट ले लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हुरदा जो है ये अथर्व पंडित की है, ये भी सही मैच है, पहला पेयर सही है, दूसरा पेयर सही है। यहाँ पे विवेक देवराय यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये याद रखना। कमिंग बैब जो है ये मुस्तफा सुलेमान की है, और मैडम कमिश्नर ये है मीरन चड्डा, ये भी सही है। चारों बुक आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए, गलत पूछा था, गलत हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, 139 यहाँ पे GI टैग है। GI टैग सबसे पहले तो ये बता दीजिए, GI टैग देता कौन है? GI टैग देती है GI रजिस्ट्री, है ना। GI रजिस्ट्री कहाँ पे है बताएंगे? ये है चेन्नई में। चेन्नई में एक एक्ट भी पढ़ते हैं हम लोग इससे संबंधित, जिसका नाम है GI टैग रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट, है ना। रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 19, आपको ईयर याद रखना है बस, 1999। खजूरी गुड़ जो है ये कहाँ का है बताइए? खजूरी गुड़, खजूरी गुड़ है ये उड़ीसा का, ये उड़ीसा का प्रोडक्ट है। ठीक है, यूपी यहाँ पे गलत मैच था, आंसर तो ये हो गया। आदि केकर जो लिखा है, आदि केकर ये अदरक की वो है। ठीक है, अदरक का ये टाइप है, अदरक। और ये अरुणाचल प्रदेश का, ये सही है। कोरियल साड़ी पश्चिम बंगाल, ये प्रोडक्ट है पश्चिम बंगाल का है। और कच्ची खरेक ये है गुजरात का। ठीक है, कच्ची खरेक ये खजूर, खजूर का है, ये खजूर है। ठीक है, ये खजूर है, बाकी साड़ी आप समझ ही रहे हैं। तो खजूरी गुड़ हो गया उड़ीसा का, आदि केकर यानी अदरक हो गया ये अरुणाचल प्रदेश का, कोरियल साड़ी पश्चिम बंगाल का, और कच्ची खरेक यानी खजूर जो है ये हो गया गुजरात का। ठीक है, गलत मैच, ए ऑप्शन था। देखिए 140, यहाँ पे कुछ संस्थाएं हैं और उनके चेयरमैन पूछा गया है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, इंग्लिश में बोलते हैं TRAI। ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेट, इंग्लिश में बोलते हैं TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दूसरा फिक्की है, सी ऑप्शन में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, और डी में है ये नालसा। ठीक है, ठीक है, नालसा। क्वेश्चन को अपडेट कीजिए, ये क्वेश्चन पुराना है चूंकि, तो इसलिए पुराने नाम है। ट्राई के जो चेयरमैन है ये तो सही लिखा है, अनिल कुमार लोहाटी। ठीक, फिक्की के जो चेयरमैन है ये हर्षवर्धन अग्रवाल। आपको जो मैंने नाम लिखे हैं उनको याद रखना है, हर्षवर्धन अग्रवाल। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हैं सुभाषिस चौधरी, सुभाषिस चौधरी। और नालसा का चेयरमैन कौन रहता है? CGI ना, CGI रहते हैं, इसको वेरीफाई करना। इसके पहले संजीव खन्ना थे, अब CGI नए कौन बन रहे हैं भैया, जल्दी से बताइए। बन गए हैं कि बन गए हैं 52 में, 52। BR गवई साहब, नालसा के जो हैं चेयरमैन वो हैं BR गवई साहब। ठीक है, यहाँ पे ये जरूरत नहीं है, बस इन नाम को देखिएगा। तो ये 140 हो गया, GS का सेक्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हैं यहाँ पे आपको 60 क्वेश्चंस मिलेंगे हिंदी के, 140 से 200 तक। अब इनको करते हैं जल्दी जल्दी से। देखो यहाँ पे अशुद्ध युग में बताना है, व्यभिचारी का सदाचारी, ये तो सही मैच है। छली का विलोम निश्चल होता है ना,
ये बली गलत लिखा है, निश्छल, ये करेक्ट है। निष्काम का सकाम है और करुण का निष्ठुर है, सही है। गलत कौन था? बी ऑप्शन। 142 देखें, उत्तम शब्द का विलोम शब्द बताइए। उत्तम का विलोम होता है अधम, ठीक है, अधम, बी ऑप्शन राइट है। अनुत्तम भी तो हो सकता है, ठीक है, अनुत्तम भी हो सकता है। नेक्स्ट कीजिए 143। यहाँ पे विपरीत अर्थ वाला जो शब्द है वो बताना, जो नहीं है वो बताना है। अनुपकार का उल्टा यानी विलोमी तो पूछा है ना। अनुपकार का बताइए क्या हो जाता है? अपकार थोड़ी ना होता है यार, उपकार होना चाहिए ना, उपकार, तब जाके सही होता। ये तो गलत था पहले से। तरल का ठोस हो जाएगा, कर्कश का मधुर हो जाएगा, कठिन का सरल हो जाएगा, बाकी सारे सही मैच हैं। 144 देखें, प्रत्यक्ष का, अभी तो पूरा हिंदी ही है ना, तो इसको जूम कर ले रहे हैं, फिर इसको जूम कर ले रहे हैं, उस तरफ भी हिंदी ही लिखा है, अब इंग्लिश में थोड़ी ना पूछेगा ना ये पेपर। चलिए, प्रत्यक्ष का सटीक विलोम बताइए। बहुत आसान है, परोक्ष हो जाएगा, बी ऑप्शन। बहुत ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। समास शब्द का विलोम शब्द क्या? समास और विग्रह पढ़ते हैं हम लोग, है ना, कि समास और व्यास पढ़ते हैं? समास का व्यास हो जाएगा। चलिए, ये जो माँ शरण लिखा हुआ है, माँ शरण का पहले तो मतलब हम लोगों को सीखना चाहिए, है ना। इसका जो विलोम शब्द है वो तो रुक्ष है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी इसका मतलब देख लेते हैं, मेरा शरण का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है चिकना, ठीक है, चिकना बोल लीजिए या फिर मुलायम बोल लीजिए या फिर कोमल बोल लीजिए, ये अर्थ हो गए। 147 देखें, अशुद्ध विलोम युग्म का चयन करें। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य बिल्कुल करेक्ट है। ऋजु का वक्र हम लोग पढ़ते हैं। कर्कश का भी ऊपर देखा आपने मधुर है। और ये जो ऐहिक लिखा हुआ है, इसका लौकिक नहीं होगा, पारलौकिक होगा, ठीक है, पारलौकिक। तो यही ऑप्शन जो था ये गलत था। चलिए 150 नहीं 148 देखें, मूक का विलोम शब्द पूछा है, बहुत आसान है। मूक का मतलब वैसे क्या होता है? मूक का विलोम होता है वाचाल, डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। कटुभाषी का मृदुभाषी हो जाएगा, है ना। बधिर का विलोम शब्द सुनना होता है। मृदु स्वर का कटु स्वर हो जाएगा। यौवन शब्द का विलोम शब्द बताएं यहाँ पे। यौवन इंपॉर्टेंट, जरा, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। चलिए, जंगम शब्द का सटीक विलोम बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट ये शब्द है, जंगम का बहुत पूछा जाता है। जंगम का होता है स्थावर, ये तो रट गए होंगे आप लोगों को, इतना प्रैक्टिस कर लिए होंगे, है ना, स्थावर। स्थूल का भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये भी, स्थूल का सूक्ष्म होता है। उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीत अर्थ वाला शब्द बताएं। यहाँ पे आपको ये जो बी ऑप्शन में दिख रहा है करेक्ट है। ये बर्तनी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बर्तनी के लिए भी आपको ध्यान रखना है। देखें 152, षष्ठी शब्द का सटीक विलोम बताएं। यहाँ पे ये पेपर जो है ना, पूरा विलोम शब्द आपको 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देगा, है ना, ये सारे क्वेश्चन विलोम शब्द के हैं। 152, सृष्टि शब्द का सटीक विलोम सृष्टि और प्रलय, है ना, सृष्टि और प्रलय हो जाता है। चलिए, यहाँ पे देखो समष्टि लिखा और ये व्यष्टि लिखा, ये आपस में विलोम शब्द है, ठीक है, ये दोनों। साहचर का शब्द का सटीक विलोम बताइए। साहचर अलगाव या फिर सेपरेशन, पृथक्करण। असंयोग का संयोग हो जाता है, ठीक है, वैमनस्य का सौमनस्य हो जाता है। वैमनस्य होगा वो, है ना, सौमनस्य हो जाएगा। प्रच्छन्न शब्द का सटीक विलोम इकोनॉमी में पढ़ते हैं ना, प्रच्छन्न बेरोजगारी, है ना, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है। प्रच्छन्न का होता है प्रतिपन्न, ठीक है। चलिए, प्रच्छन्न का मतलब वैसे तो समझते ही है ना, ढका हुआ, लिपटा हुआ, छिपा हुआ। इकोनॉमी से आप यहाँ पे हिसाब लगा सकते हैं। मुखर शब्द का सटीक विलोम बताएं। मुखर का होता है मौन, ठीक है, मुखर शब्द का सटीक हो गया मौन। और भी है यहाँ पे, मोक्ष का हो जाता है बंधन, और मूक का आपने अभी देखा है वाचाल, ठीक। चलिए, और मोम का पत्थर हो जाएगा। 56 में है, 156 में यहाँ पे अशुद्ध युग में बताइए। जो आसान है वो देख लीजिए। अपराधी निरपराधी भी बहुत पूछता है भाई, बर्तनी में भी बहुत पूछा जाता है। अपराधी का निरपराधी, ये बिल्कुल करेक्ट है। अवशेष का यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, आशेष नहीं होता है। अवशेष का विलोम शब्द होता है निशेष, आपको ऐसे लिखना है, ठीक, निशेष, ये सही होता है। स्तुत्य का निंग है, ठीक है, शीर्ष का तल होता है। अपराधी का निरपराधी हो गया। 156 हो गया। चलिए 157 देखें। आसान आसान से क्वेश्चन है इसमें तो भाई, 55 में 55 नंबर चाहिए, है ना, 60 में।
इससे कम में बात बनेगी नहीं, इतना तो चाहिए। कोशिश कीजिए 55 या 55 प्लस रहे, इतने ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रीवियस क्वेश्चंस सारे रट डालिए। और जो मैंने एक बुक बताई थी आप लोगों को, जो व्हाइट कवर की आती है ना, आदित्य पब्लिकेशन की, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको मिल जाएंगे, उससे प्रैक्टिस कर लीजिए। आदित्य पब्लिकेशन पुराने, उसमें प्रीवियस क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो ये हेल्प करता है। चलिए, आवरण का यहाँ पे अनावरण, ये तो सही है। आपत्ति का अनापत्ति होता है। दिगंबर का पीताम्बर नहीं होता है, श्वेतांबर होता है। ठीक है, श्वेतांबर, ये गलत हो गया। सी ऑप्शन राइट हो गया। गलत ही बताना सब में, है ना। दीर्घ का लघु होता है। 158 देखें। आवर्तक का अनावर्तक करेक्ट। ध्वंस का विध्वंस पढ़ते हैं। विध्वंस पढ़ते हैं कि निर्माण पढ़ते हैं, बताइए। गणतंत्र का राजतंत्र होता है, और आविर्भूत का तिरोभूत होता है। तो गलत कहाँ है फिर? गलत है बी ऑप्शन में। ठीक है, गलत है बी ऑप्शन में, क्योंकि ये तो समानार्थी शब्द लिख दिया ना। ध्वंस का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा ना। एक तरफ डिस्ट्रॉय लिखा हुआ है, तो दूसरी तरफ क्या लिखोगे? कंस्ट्रक्शन लिखोगे ना। यही पूछा है। 159 बताइए। सृजन का संहार करेक्ट है। यथार्थ का कृत्रिम, ये भी सही है। तामसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तामसिक सात्विक। वेद का तो भैया बिल्कुल पालतू जो जानवर नहीं होता है ना, उसी की तरह है यूपीपीसीएस के लिए। ईपीपीसीएस ले लीजिए, या फिर आरओ एग्जाम ले लीजिए, बड़ा एग्जाम ले लीजिए, या फिर थोड़ा छोटा ले लीजिए, सब में पूछता है ये तो। वेद का होता है निषिद्ध। ठीक है, निषिद्ध। चलिए, गलत हो गया डी ऑप्शन। 160 देखें। धृष्ट का विनीत है। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष है, या फिर परोक्ष भी हम लोग पढ़ते हैं, परोक्ष पढ़ते हैं, या फिर आसान ये होता है। अप्रत्यक्ष पूछता नहीं है जल्दी, क्योंकि वो मिलता जुलता है, आसान हो जाता है। परोक्ष में थोड़ा दिमाग चलता है ना। तो परोक्ष और अप्रत्यक्ष एक ही बात है। अपरोक्ष यहाँ पे गलत शब्द लिखा हुआ है इन्होंने, तो गलत तो यही हो जाएगा। अपसरण का अभिसरण है, और उपार्जित का अनुपार्जित है। ठीक है, बाकी सारे करेक्ट हैं। 161। अपेक्षा का अनुपेक्षा नहीं होता है, उपेक्षा होता है। छोटी छोटी सी गलतियां नहीं करनी है भाई, ठीक है। आदृत अनादृत बिल्कुल करेक्ट है। आसक्त का अनासक्त होता है। उपचय का अपचय होता है। गलत हो गया ए ऑप्शन। 162 देखें। अवनत का उन्नत, जो आसान आसान सा देख रहे हो, जागृति का सुसुप्ति होता है ना, बिल्कुल करेक्ट है। जागृत का निद्रा नहीं होगा ना भाई, निद्रा कहाँ से आ जाएगा? सुप्त होगा। ठीक है, वोल्केनो पढ़ते हो ना, एक एक्टिव होता है और एक डोरमेंट होता है। यही पूछा है क्वेश्चन। सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। अवनत का उन्नत सही है, रोपण का उन्मूलन सही है। देखें 163। बताइए, भ्रांत पूछा है। भ्रांत नहीं पढ़, भ्रांत का हम लोग विश्रांत नहीं पढ़ते हैं, निर्भ्रांत पढ़ते हैं ना। निर्भ्रांत, ये करेक्ट है। अथक, थक करेक्ट। अभिज्ञ का अज्ञ होता है, दुराशय का सदाशय होता है। आइए फटाफट करें इसको। सौभाग्य का दुर्भाग्य। विकीर्ण बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विकीर्ण नहीं होता है, ठीक है, विस्तीर्ण होता है। कई बार आप लोग पढ़े होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है परीक्षा के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ठीक है, विकीर्ण नहीं होगा, विस्तीर्ण होगा। बाकी सभी सही मैच हैं। सौभाग्य दुर्भाग्य। कृतज्ञ का कृतज्ञ होता है, विराग का अनुराग होता है। चलिए, इसको देखिए। सौम्य का उग्र पढ़ते हैं, राग का द्वेष पढ़ते हैं, इति का, इति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताइए। इति का अथ बिल्कुल करेक्ट है। और विरक्ति का अनुरक्ति पढ़ते हैं भाई हम लोग, ठीक है, अनुरक्ति, ना कि संशक्ति। डी ऑप्शन गलत, डी ऑप्शन गलत था। देखिए 166। प्राचीन का अर्वाचीन करेक्ट है। आदि का, ये इसको ध्यान रखना भाई यार, कठिन शब्द है, ठीक, ये कठिन शब्द है। आदि का अंत्य सही है। आद्र का शुष्क होता है। आगत का लागत नहीं होगा, आगत का अनागत होता है, अनागत। ठीक है, गलत हो गया ए ऑप्शन। इसको स्टार मार्क मार्क कीजिएगा और ध्यान रखिएगा। विग्रह का तो अभी देखे हो ना, विग्रह का क्या हो जाएगा? विग्रह का अनुग्रह हो जाएगा। ठीक है, चलिए। व्यास किसका पढ़ा था आपने अभी, बताइए। व्यास पढ़ा था ना, समास का पढ़ा था। व्यास का अपोजिट आपने समास पढ़ा था। विच्छेद होता है विलोम शब्द संधि का, या फिर संधि का विलोम शब्द विच्छेद होता है, ऐसा कह लीजिए।
आग्रह का हो जाएगा अनाग्रह। 168 वैमनस्य का उपयुक्त, ये तो अभी देखा था ना भाई, सौमनस्य पढ़ा था ना, आसान है। भूगोल का उल्टा बताइए। भूगोल का उल्टा खगोल होता है, ठीक है, खगोल। सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं परीक्षा में, सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है। ये यार पेज गलत लग गया हमसे, उल्टा हो गया। चलो मैं इसको सही कर ले रहा हूँ। ये पेज तो मैंने सही किया लेकिन ब्लर हो गया थोड़ा, और उसकी क्वालिटी में फिर से रिटेन नहीं कर पा रहा हूँ। इसी में थोड़ा काम चलाइए, ठीक है। 5-10 मिनट का बात ही है, यहाँ पे कोई ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। जो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे होंगे मैं लिख दूंगा उसको। यहाँ पे देखिए, छीण का विलोम शब्द आपको बताना है। छीण का, छीण तो दिख रहा हो ना लिखा हुआ। छीण का क्या होता है? पोस्ट होता है, ठीक, पोस्ट। ये आपस में विलोम शब्द है। बी ऑप्शन यहाँ पे पोस्ट आपको दिखाई दे रहा है। और जूम करेंगे तो और फट जाएगा, जाने दीजिए, इतने से ही करते हैं, ठीक। छोटा ही करके कर लेते हैं इस पेज को। 171 में संयोग का विलोम शब्द यहाँ पे पूछा है, संयोग का हो जाएगा असंयोग, आसान सा क्वेश्चन है। वियोग का हो जाएगा संयोग, मैं बाकी भी लिख दे रहा हूँ। और दुर्योग का होता है, दुर्योग का होता है सदयोग, इंपॉर्टेंट शब्द है ये भी, ठीक है। चलिए 172 अंत का बताइए, अंत का उल्टा बताइए। अंत और आदि पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। 173 सुपर सुपर इंपॉर्टेंट, आमिष, आमिष का सामिस हो जाता है, ठीक है। आमिष का सामिस, इसका अर्थ बताएंगे कोई? शाकाहारी मांसाहारी वाला सीन है ना, यहाँ पे हो जाएगा ए। चलिए, अर्थ पूछा था, अर्थ मतलब अर्थ मत लगा देना, यहाँ पे करेक्ट मीनिंग आपको अपोजिट लगाना होता है, उसका अर्थ नहीं पूछा जा रहा है। 174 है अनिप्सित, बर्तनी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनिप्सित का हो जाता है इप्सित, ठीक है, इप्सित। इसका अर्थ बताइए आप लोग, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? मैंने कई बार आपको बताया है, कई बार मैंने आपको बताया, कमेंट करके बताइए। सुजाति बताइए, सुजाति का हो जाएगा कुजाति। निमीलन बहुत इंपॉर्टेंट, इसका भी आपको मीनिंग बताना है। ये सारी मीनिंग में बता चुका हूँ, ठीक है, इसलिए आपसे बोल रहा हूँ। निमीलन का बताइए, निमीलन का होता है उन्मीलन, उन्मीलन, बी ऑप्शन। चलिए 177 देखें। एक तरफ अवमूल्यन होता है, एक तरफ अधिमूल्यन होता है, बहुत आसान है। परिमित का बता दीजिए। परिमित का अमित होता है, परिमित का अमित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कीजिए। 179 है, क्या लिखा है? ये आश्रांत लिखा है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आश्रांत, आश्रांत का होता है विश्रांत, ठीक। ये ऑप्शन आपको दिख रहा है। गहरा का सटीक विलोम बताइए भैया 180 में। गहरा का विलोम शब्द उथला, बहुत आसान सा प्रश्न है। एक यहाँ पे देखो गौरव दिख रहा है, इसका मीनिंग कई बार पूछा गया है, इसका भी ध्यान रखा करें। लाघव, ठीक है, गौरव का विलोम शब्द लाघव होता है। कटु का सटीक विलोम बताइए 181 में। कटु का मधुर हो जाएगा। ये घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या बार बार? तिक्त यहाँ पे लिखा है, तिक्त का होता है मीठा, ठीक है। अम्ल का क्षार होता है। और तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का क्या हो जाएगा? मंद हो जाएगा। आलोक का सटीक विलोम यहाँ पे देखिए, आलोक का विलोम होता है तिमिर, है ना। ये सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। प्रकाश का हो जाएगा अंधकार। दिन का विलोम शब्द रात होता है। 183 साधारण, साधारण का हो जाएगा विशेष, है ना। रिपीटेड क्वेश्चन हैं सारे। संगठन का बता दीजिए, संगठन का होता है विघटन। चलिए, यहाँ पे संकुचन और प्रसारण लिखा है, ये आपस में विलोम शब्द है। अल्पज्ञ का सटीक विलोम बताइए 185 में। बाहुज्ञ हो जाएगा। ये सारे विलोम शब्द है ना, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। उपमान का सटीक बता दीजिए। उपमान का उपमेय होता है, उपमान उपमेय पढ़ते हो ना। एकाग्र, एकाग्र कॉन्सेंट्रेट, है ना। तो दूसरी तरफ हो जाएगा चंचल, एकाग्र मन, चंचल मन। सकर्मक और अकर्मक हो जाएगा, ठीक है। कनिष्ठ का, कनिष्ठ का होता है जूनियर होता है ना। सीनियर को क्या बोलेंगे? ज्येष्ठ बोलेंगे। वैसे यहाँ पे कनिष्ठ का विलोम शब्द कुछ और लिखना चाहिए था, है ना। वरिष्ठ भी होता तो चल जाता। चलिए और देखिए, सूक्ष्म भी आपने देखा था ना, किसका? स्थूल का देखा था, ठीक है। चलिए, क्षर यहाँ पे लिखा है, क्षर का विलोम शब्द होता है अक्षर।
सृजन का भी देख लिया था आपने। सृजन मतलब क्रिएशन, तो क्रिएशन का उल्टा क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। संपन्न का विलोम शब्द बताइए। संपन्न हो जाना, विपन्न हो जाना, ठीक है। निर्धन होता है धनी का, और विपद का संपद हो जाएगा, अस्थिर का अस्थिर हो जाएगा। आसान आसान से। लुप्त का यहाँ पे सटीक विलोम बता दीजिए। व्यक्त हो जाएगा, लुप्त का व्यक्त, ये इंपॉर्टेंट है। लुप्त का व्यक्त। स्थूल का भी आपने देखा, स्थूल यानी सूक्ष्म। गौण का सटीक यहाँ पे विलोम शब्द प्रधान, ठीक। इस तरह का पेपर देखो, इसी तरह का पेपर आता है, बहुत कठिन नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इजीली ना 50+ तो आप आराम से ले आएंगे, अगर आप थोड़े से भी सीरियस हैं। आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा 55+ लाने के लिए, ठीक। बस इसी में लड़ाई है 5 नंबर की, और ये बहुत बड़ी लड़ाई है, इसको हल्का मत समझना 5 नंबर को, ठीक है। पुरस्कार, पुरस्कार बताइए। पुरस्कार की दंड, पुरस्कार का होता है दंड, पनिशमेंट, रिवार्ड और पनिशमेंट। विनम्र, विनम्र का हो जाएगा धृष्ट, ठीक है, धृष्ट। अंबर आप जानते ही हैं, अंबर का हो जाता है अवनी, ठीक। पाताल का यहाँ पे अगर पूछा जाता तो आकाश लगाते आप, धरा का पूछा जाता तो नभ लगाते आप, ये धरा हो गया, ये पाताल हो गया, ठीक है। चलिए, सुगम का सटीक शब्द बताइए, उल्टा। दुर्गम, सुगम यानी सुगम मतलब इसका उल्टा दुर्गम। दुर्योग पूछा गया था ना अभी, सदयोग यहाँ पे ध्यान रखना। प्रस्थान का सटीक उल्टा बताइए भैया। प्रस्थान का आगमन होता है, ठीक है, आगमन। आहूत पूछता तो अनाहूत लगाते हम, ये आपस में उल्टे शब्द लिख दिए इन्होंने। ऐश्वर्या का विलोम शब्द बताइए, अनवसर पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने सीखा है, ठीक है। तो ये आसान सा प्रश्न था, ये आसान सा क्वेश्चन पेपर था हिंदी का, सारे विलोम शब्द पूछे हैं, और ये टेस्ट नंबर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। बाकी जो जीएस वाला सेक्शन है जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ आप लोगों को टेस्ट सीरीज में, उससे जरूर रिवाइज कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि काफी चीजें हम लोग सीखते हैं, एक क्वेश्चन के अलावा 3-4 क्वेश्चन सीख लेते हैं। 140 क्वेश्चन जीएस के कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से हम लोग 140 का मतलब है कि यहाँ पे हम लोग 400 फैक्ट सीख लेते हैं, है ना। तो ये आपको फायदा करेगा। चलिए फिर मिलते हैं टेस्ट नंबर 2 में। थैंक यू, बाय बाय।